हाँ कर, उसका साउंड नहीं आएगा ना? नहीं आएगा उतना, वो रिड्यूस कर देता है, नहीं आएगा। ठीक है, कम कर देता हूँ, हाँ ठीक है, घूमेगा तो भी अच्छा लगेगा। ठीक है। ठीक है, फिर देखो ये नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। या एटॉमिक स्ट्रक्चर, कुछ भी बोल सकते हो। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप क्या पढ़ोगे? देखो पहले, सबसे पहले आपको थोड़े से हिस्ट्री बता दूं मैं। शुरुआत में जब हम लोग मटेरियल के बारे में लोगों ने जानना शुरू किया, ठीक है, तो अलग अलग टाइप की थियरीज आई। तो अगर इंडिया की थियरी की बात करूं मैं, मतलब अगर इंडिया का कंट्रीब्यूशन की बात करूं, तो आपको पता है कि इंडिया जो है वो सारे फील्ड्स में इक्वली कंट्रीब्यूट किया हुआ है। तो केमिस्ट्री में भी किया हुआ है। तो केमिस्ट्री में इसका कंट्रीब्यूशन क्या है? केमिस्ट्री में इसका कंट्रीब्यूशन ये है कि हम लोग एटॉमिक फिजिक्स में भी काफी आगे थे। तो महर्षि कन्नड़ के बारे में आपको पता है कि महर्षि कन्नड़ जो थे, महर्षि कन्नड़, ठीक। तो ये वो पहले व्यक्ति हो रहे होंगे जिन्होंने काफी दिन पहले, काफी सालों पहले, जब मतलब जब जीसस क्राइस्ट का जन्म नहीं हुआ था, जब हम साइंस के बारे में जानते भी नहीं थे इवन, ठीक है, तो उस समय इन्होंने एटम के बारे में या कौन कौन से मटेरियल से बनते हैं, चीजें कैसे बनी हुई हैं, ये वर्ल्ड कैसे बना हुआ है, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या है, क्या क्या चीजें डली हुई हैं उसमें, तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारा जो नॉलेज है, ये महर्षि कन्नड़ उस समय से बताए हुए हैं। उसके बाद आप अभी पढ़ते हो कि 19th सेंचुरी में, इसके बाद आप जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की कहानी शुरू होती है, वो मॉडर्न एज में जो हम पढ़ते हैं, वो कहां से शुरू होती है? देखिए ये कहां से शुरू होती है? ये शुरू होती है जॉन डाल्टन से। जॉन डाल्टन। अब भाई जॉन डाल्टन के बारे में देखो, थोड़ी बातें बताऊं मैं आपको। जॉन डाल्टन एक तो ब्रिटिश स्कूल टीचर थे, एक स्कूल टीचर थे जो ब्रिटेन में पढ़ाते थे, ठीक है। और जॉन डाल्टन के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है कि जॉन डाल्टन वॉज कलर ब्लाइंड, उसको कलर दिखाई नहीं देते थे, मतलब उनको सारी कलर्स देखने में दिक्कत थी। तो इस वजह से जो कलर ब्लाइंडनेस है उसको डाल्टनिज्म भी कहते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है अबाउट जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने 19th सेंचुरी में बताया कि जितने भी मटेरियल होते हैं, सपोज मान लो आपके पास एक पेंसिल का टुकड़ा है, देखो मान लो ये एक पेंसिल का टुकड़ा है, ठीक है, ये लो ऐसा। तो जॉन डाल्टन ने क्या बताया? जॉन डाल्टन ने ये बताया कि अगर आप इसको तोड़ के देखो, मतलब इसको अगर जूम करो, ठीक है, इसको अगर आप कैमरे से जूम करोगे तो आपको कैसा दिखाई देगा? आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये लो ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा। और चूंकि ये सॉलिड है इसलिए इसके मॉलिक्यूल्स काफी पास पास होंगे, ठीक है, ये हो गया, ये चीज आपको दिखाई देगी। तो ये जो चीजें हैं जिससे ये बना है, ठीक है, तो जॉन डाल्टन ने बोला कि भाई साहब अगर आप किसी चीज को तोड़ना शुरू करो, मतलब तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, ब्रेक करते जाओ, तो एक ऐसा समय आएगा जब आप एक ऐसे पार्टिकल के पास पहुंचोगे जिसके बाद तोड़ना असंभव होगा, जिसको आप और ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते। जब आप किसी चीज को और ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते, तो जॉन डाल्टन के अनुसार वो क्या है? वो एक ऐसी चीज है जिसको आप तोड़ नहीं सकते, मतलब वो एक नॉन डिस्ट्रक्टिबल और अल्टीमेट पार्टिकल है, ठीक है। देखो अगर अभी की बात करें मॉडर्न साइंस की, तो अल्टीमेट पार्टिकल अभी तक हमको मिला नहीं है, ठीक है, मतलब अभी तक खोज जारी है कि कौन कौन से ऐसे अल्टीमेट पार्टिकल्स हैं जो शायद यूनिवर्स को बनाए होंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन की बात हम कर रहे हैं, तो ये जब जॉन डाल्टन की थ्योरी की बात करते हैं, तो जॉन डाल्टन ने बताया कि अगर मटेरियल्स को तोड़ना शुरू करें तो आप एक ऐसे जगह पर पहुंचेंगे जहां के बाद, जिसके बाद, जिस स्टेज के बाद आप उसको तोड़ नहीं पाओगे। और तो वो जो नहीं तोड़ पाने वाला जो स्टेज है, मतलब इसके बाद अब चीजें नहीं टूटेंगी, उसको हम बोलते हैं एटम, ठीक है, एटम। लो भाई क्या बोला इन्होंने? एटम ना। देखो ये जो एटम है ये एक्चुअली में एटोमियो है। क्या है?
एटोमियो। एटोमियो मतलब क्या होता है? ए मतलब होता है नॉट। ए मतलब क्या? नॉट। ए मतलब नॉट, और टोमियो मतलब होता है कट, मतलब जिसको और नहीं तोड़ सकते उसको हम बोलते हैं एटम। ठीक है, तो ये तो बात हुई जॉन डाल्टन की। जॉन डाल्टन ने बताया कि किसी भी चीज को अगर तोड़ोगे तो अल्टीमेटली कहां तक तोड़ पाओगे? एटम तक। ठीक है, तो ये अल्टीमेट पार्टिकल जॉन डाल्टन के अनुसार था। ठीक, अब बात करते हैं इसके बाद वाली थियरीज की। देखो क्या होता है, जैसे जैसे लोगों की समझ बढ़ी, जैसे जैसे हम लोग ज़्यादा सिविलाइज्ड होते चले गए, साइंटिफिक नॉलेज गेन करते चले गए, तब तक हम लोगों ने सोचा कि अब जैसे जैसे हम लोग को ज़्यादा नॉलेज आया, वैसे वैसे हम लोगों ने सोचना शुरू किया, अच्छा इस तरीके से यूनिवर्स बना हुआ है, इस तरीके से चीज़ें बनी हुई हैं। तो अब पहले हम ये मानते थे कि जो ये वर्ल्ड है ये एज इट इज़ एज सच बना हुआ है। फिर महर्षि कन्नड़ ने बताया कि नहीं, इसको बनाने के लिए कुछ पार्टिकल्स चाहिए, कुछ कंस्टिट्यूएंट चाहिए जिनसे वो चीजें बनी हुई हैं। जॉन डाल्टन आते हैं, जॉन डाल्टन बताते हैं कि किसी चीज को आप एटम से छोटा नहीं तोड़ सकते। लेकिन आप पढ़ रहे हो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है बताऊं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे हो, इसका मतलब आपके दिमाग में सीधा क्वेश्चन ये आना चाहिए कि भाई जॉन डाल्टन ने तो बताया कि हम एटम को तोड़ नहीं सकते, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम कहां से आ रहा है? देखो मैं आपको बताता हूं, ये जो चीज बता रहे हैं ना, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम बोलना मतलब देखो एकदम मेयर बात है, एकदम स्वाभाविक बात है। ये तो चैप्टर का नाम है, इसमें क्या खास है? एक्चुअली में खास कुछ नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ एटम बोलने का मतलब क्या हुआ, आप क्या कर रहे हो, आप इस चीज को डिनाई कर रहे हो कि जो एटम है उसको आप और तोड़ नहीं सकते। मतलब जो जॉन डाल्टन ने समझाया कि एटम को और नहीं तोड़ा जा सकता, आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आप जॉन डाल्टन की सोच से आगे चल रहे हो। मतलब एक्चुअली में इन टुडेज वर्ल्ड यू कैन डिस्ट्रॉय एन एटम, यू कैन डिस्ट्रॉय एन एटम एंड ब्रेक इट डाउन इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। ये आप चीजें पढ़ेंगे इस चैप्टर में, आप बेसिकली यही पढ़ने वाले हो कि जॉन डाल्टन ने क्या गलत बताया था। ठीक है, जॉन डाल्टन की थ्योरी कहां कहां पे गलत है, और हम चीजों को, एटम को हम तोड़ सकते हैं, और तोड़ने के बाद एटम किस चीज से बना हुआ है, बेसिकली आप यही जानने वाले हो, है ना, इस चैप्टर में यही जानने वाले हो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है। तो ध्यान से देखते रहिए, अभी ये जो आपको बता रहे हैं हम, ये तो एक सेगमेंट हुआ। अब इसके पहले और बहुत सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको। इसके बाद हम आते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ माइकल फैराडे। देखो आप ये सोचोगे यार ये क्या बताने लगे, अभी तो ये महर्षि कन्नड़ चल रहे थे, अब जॉन डाल्टन, अब आगे वाली थियरी आनी चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चा, देखो जैसे अगर आप बुक में देखोगे ना, आपके जो एनसीईआरटी में दी है, देखो एनसीईआरटी को अंडर एस्टिमेट मत करो, वो ना रिसर्च बेस्ड बुक है, ठीक है, और डिस्कशन बेस्ड बुक है। अगर आप एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ते हो और आप चीज़ों को पढ़कर उसको समझने की कोशिश करते हो, क्वेश्चन उठाते हो, तो उससे बेस्ट बुक नहीं है मेरे नज़र में। ठीक है, आप अलग बुक भी रिफर कर सकते हो, बहुत सारे रेफरेंस बुक हैं, बहुत सारे, देखो पढ़ने का अंत नहीं है, कितना भी पढ़ सकते हो आप। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ रहे हो तो क्वेश्चंस रेज करने की ताकत उसमें है, उस बुक में। ठीक है, इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कई बार उन्होंने एक स्टेटमेंट लिया, उसमें क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया, वो किसके लिए है? आप ही के लिए है कि यू मे राइज द क्वेश्चन, यू मे राइज द सेम क्वेश्चन, यू मे फाइंड दैट क्वेश्चन बिलोंग्स टू यू ऑल्सो। मतलब वो जो क्वेश्चन है वो आपके भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, हम आपको अभी ये फिलॉसफी नहीं बताएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इसकी बात करते हैं। अभी देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, अब इसके बाद मैं जो बताऊंगा, आप देखो स्क्रीन पॉज करो, नोट कर लो। ठीक है, नोट्स बनाते रहो साथ साथ। ठीक है, इस स्क्रीन पॉज करके इसको नोट कर लो। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं, आगे चलते हैं। देखिए आप बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, मैं अब जो बताने वाला हूं वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ माइकल फैराडे। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ माइकल फैराडे। अब बताओ माइकल फैराडे का क्या है इसमें कंट्रीब्यूशन? नाम थोड़े अजीब हैं।
माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे ने क्या बताया? माइकल फैराडे 1830s में, डेट्स बहुत ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस क्रोनोलॉजी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से इवेंट्स कब हुए हैं। और कई बार जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं वो डेट पर निर्भर करते हैं, आप माने ना माने, लेकिन चीज़ों को अगर आप ये याद रख पाते हैं, इन डेट्स को अगर आप याद रख पाते हैं कुछ हद तक, तो आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे चीज़ों को, ठीक है। तो 1830s में इन्होंने क्या बताया? देखो, अब मैं कोई बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ, क्योंकि जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात कर रहे हैं तो हम माइकल फैराडे की बात ना करें ऐसा नहीं हो सकता, हम बात ना करें इलेक्ट्रिसिटी की ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि देखो, एक बहुत बेसिक सा सवाल रहा होगा कि हाउ दिस चार्ज पार्टिकल, मतलब एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्यों? ऐसा क्यों होता है? एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों करते हैं? अगर ये बेसिक क्वेश्चन रहा होगा तो इसका आंसर मिलेगा आपको। माइकल फैराडे 1830s में आते हैं और बताते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, मतलब योर इलेक्ट्रिसिटी व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग टुडे इज एक्चुअली पार्टिकुलेट इन मैटर, मतलब पार्टिकुलेट इन नेचर। इसमें कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं which later on called as electron, ठीक है, जिसको बाद में 1897 में और आगे जब बहुत सारे contributions पढ़ेंगे, ये चैप्टर वैसे तो theoretical है, आगे जाकर न्यूमेरिकल्स आते हैं इसमें, क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह आगे आएगा तो आप चीजें समझ पाएंगे, ठीक है। फिलहाल एक इंपॉर्टेंट बात देखो, मैं बात कर रहा हूं उस व्यक्ति की जो क्लास 6 या 7th में बैठा हुआ है, ठीक है, अमेरिका में है, और उसका नाम क्रूक है, ठीक है, जेम्स क्रूक। तो जेम्स क्रूक स्कूल में है और उनके टीचर क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए, वो क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछता हूं, जो क्वेश्चन जेम्स क्रूक से पूछा गया वो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि आउट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक, अभी और भी स्टेट्स ढूंढ लिए गए हैं, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, सुपर सॉलिड, समरियम हेक्साबोराइड, बहुत सारी चीजें ढूंढी गई हैं, लेकिन उस समय सॉलिड, लिक्विड, गैस ये मेजर स्टेट्स थे। तो अब बताओ, सॉलिड, लिक्विड और गैस में से, इन तीनों में से इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करेगा? ठीक है, तो आंसर हो सकता है सॉलिड करेगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, हाँ जी करेगा, जो वायर आप देखते हैं वो सॉलिड ही तो होता है, तो करेगा कंडक्ट। लिक्विड करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा, हमने इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ा है, इलेक्ट्रोलाइट आर नथिंग बट दे आर लिक्विड कंडक्टर्स, ऐसी चीजें जो एक्वस मीडियम में आयंस में ब्रेक हो जाए और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो ऐसे लिक्विड होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, मतलब सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन आप लोगे, नमक पानी घोल लो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो लिक्विड कंडक्टर होते हैं, हाँ जी होते हैं। गैस कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उस समय पे गैस कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। देखो, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस वाज अ मेजर क्वेश्चन एट दैट टाइम। उस समय पे ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, क्या कि गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्या, ठीक। तो जेम्स क्रूक के टाइम पे गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं ऐसा माना जाता रहा होगा, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, जेम्स क्रूक को उनके टीचर ने बताया कि भाई कंडक्शन जो है वो इस बात पर निर्भर करता है कि स्टेट कौन सी है। अगर सॉलिड है तो सॉलिड यूं होगा, ऐसा सॉलिड, ठीक, इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास रहेंगे, जो लिक्विड्स हैं उसमें जो पार्टिकल्स हैं थोड़े दूर दूर रहेंगे, इस तरीके से, ठीक, ये लो दूर दूर, और गैसेस में और दूर दूर रहेंगे, ठीक, काफी दूर दूर। तो ये हो गया, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपकी एलिमेंट्री क्लासेस में यू माइट हैव स्टडीड अबाउट दीज 3 स्टेट्स। और आपने ये भी पढ़ा है कि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा लगता है, इस वजह से इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है, बीच का जो स्पेस है वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू लिक्विड, एज कंपेयर टू सॉलिड।
एज कंपेयर टू गैस। तो सॉलिड में सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स, गैस में सबसे कम, इसीलिए सबसे ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं सॉलिड, फॉलोड बाय लिक्विड, फॉलोड बाय गैस। ये बात तो हमको समझ में आती है। यही बात समझाया किसने? जेम्स क्रूक के टीचर ने जेम्स क्रूक को। ठीक, मैं ये कहानी आपको इसलिए समझा रहा हूं ना बच्चा, आप इसको सुनोगे ना तो आपको समझ में आएगा, अरे यार खोज मतलब रिसर्च कैसे होती है और कैसे 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 ये चैप्टर आगे बढ़ा है। ठीक है, देखो बुक में पढ़ना, चीजों को याद रख लेना, फैक्ट को याद रख लेना, एग्जाम पास कर लेना, अच्छे नंबर ले आना, रैंक ले आना अलग बात है, और सब्जेक्ट को एंजॉय करना अलग बात है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप नंबर मत लाइए, आप रैंक मत लाइए, आप टॉप मत करिए, बट along with that you must enjoy your subject। ठीक है, सब्जेक्ट को एंजॉय नहीं करोगे ना तो फिर आपको बोझ लगेगी ना चीजें, तो वो नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में देखो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इनके बीच का स्पेस जो है वो मैटर करता है। सबसे ज्यादा स्पेस होगा गैस में, इसको आप समहाउ कम कर सकते हो, लिक्विड बन जाएगा, इसको समहाउ कम कर सकते हो, सॉलिड बन जाएगा। तो जेम्स क्रूक ने यह बताया कि अच्छा, अगर गैस के स्पेस को कम किया जाए, गैस के पार्टिकल्स के स्पेस को कम किया जाए, समहाउ कैसे भी कम कर सकते हैं, बाय अप्लाइंग प्रेशर, बाय रिड्यूसिंग टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग दी पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, आप किसी भी तरीके से कम कर सकते हो। तो जेम्स क्रूक ने इस समय क्या कंक्लूड किया? वो ये कि अगर हम गैसों को क्या दें, हाई टेम्परेचर दें, तो उनके पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे। या किसी भी स्टेट में ये देख सकते हो, अगर टेम्परेचर हाई करोगे तो पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे। मैं उस पर आऊंगा कि क्यों पार्टिकल्स दूर दूर जाते हैं, उसका भी एक कारण है। थर्मल एनर्जी पढ़ा होगा आपने, मैं बताता हूं अभी। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो पार्टिकल्स दूर दूर जाते हैं, जब टेम्परेचर कम करते हो तो पार्टिकल्स पास पास आते हैं। इसका उल्टा, अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो, मान लो हाई प्रेशर किया, तो अगर प्रेशर हाई करते हो, जब हाई प्रेशर करोगे तो जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास आएंगे। ठीक भाई, पार्टिकल्स पास पास आएंगे, और हाई टेम्परेचर में ये दूर दूर जाएंगे। ठीक है, ये तो बात होगी। जेम्स क्रूक ने बताया कि कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें जो गैस हैं, गैस के पार्टिकल्स क्या कंडक्ट करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद मैं पार्टिकुलेट नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे आऊंगा। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके नोट करते रहो, बार बार बोल रहा हूं, नोट्स साथ साथ बनाते रहो। इसको मिटा दूं, यहां तक तो हो गया होगा, इसको रब कर देते हैं हम। ठीक है, ठीक है, देखो तो कंडक्शन ऑफ गैस सॉरी ना बच्चा, ये आप थोड़ा अलग लिख लो। ये मैं एक नया टॉपिक शुरू कर लेते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय द गैसेस। ठीक, तो कैसे करोगे, कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे? तो पहली चीज देखो, सबसे पहली चीज, योर प्रेशर जो है, प्रेशर ये होना चाहिए लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए? लो होना चाहिए। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होना चाहिए। और दूसरी बात,
कि जो अप्लाइड वोल्टेज है, ठीक, अप्लाइड वोल्टेज ये होना चाहिए हाई, ठीक, कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो अगर ये दो बातें आप ध्यान में रखते हो, क्या प्रेशर लो होना चाहिए, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होना चाहिए और अप्लाइड वोल्टेज हाई होना चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कौन, गैस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। समझ में आई थी, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, देखिए ठीक, ये लोग बात कर रहे हैं पार्टिकल नेचर नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। माइकल फैराडे 1830s में ये समझाते हैं कि जो आप इलेक्ट्रिसिटी देखते हो वो बेसिकली उसमें कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं, दे आर कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ पार्टिकल्स लेटर ऑन डिस्कवर्ड टू बी एन इलेक्ट्रॉन, ठीक। जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स। कैसे समझाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में पार्टिकल्स होते हैं, कैसे समझाया इन्होंने, तो इसके लिए इन्होंने किया कुछ एक्सपेरिमेंट। क्या किया एक्सपेरिमेंट, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में समझाया था, इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में एक्सप्लेन किया था। माइकल फैराडे गिवन द कंसेप्ट ऑफ हाउ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स टेक्स प्लेस। जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वो इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होती है, वो चीज इन्होंने समझाया था। देखिए क्या है, एक कंटेनर है, इस कंटेनर यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, एक इलेक्ट्रोड ले लेता हूँ, देखिए ये लो, एक इलेक्ट्रोड ये हो गया, और मान लो कोई दूसरा इलेक्ट्रोड ले लेता हूँ, ये एक इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से दो इलेक्ट्रोड हो गए। जब आप इसमें कुछ मटेरियल डाला आपने, मान लो सपोज इसमें आपने कुछ डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे कुछ, ये कुछ मटेरियल है, ठीक, ये क्या है, ये है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, और ये क्या है, ये है इलेक्ट्रोड्स। तो ये इलेक्ट्रोड है पॉजिटिव, ये नेगेटिव। जब आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हो, ठीक, जब आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हो इसमें, जब आप इलेक्ट्रिसिटी इसमें सप्लाई करोगे तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा, ठीक। जब इसके इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो माइकल फैराडे डिस्कवर्ड, उन्होंने ये देखा कि जब इलेक्ट्रोलिसिस हम करते हैं तो एक इलेक्ट्रोड का मास घटता जाता है और दूसरे इलेक्ट्रोड का मास बढ़ता है। मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन वन इलेक्ट्रोड गेन द मास एंड वन इलेक्ट्रोड जो है वो, दूसरा जो इलेक्ट्रोड है वो उसका मास कम होता है और पहले का बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि समथिंग इज एक्यूमुलेटेड हियर, समथिंग इज एक्यूमुलेटेड इन वन ऑफ द इलेक्ट्रोड। किसी एक इलेक्ट्रोड में कुछ चीजें जमा हो रही हैं और दूसरे इलेक्ट्रोड से कुछ चीजें जा रही हैं। तो माइकल फैराडे ने बोला कि अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें पार्टिकल्स पाए जाते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें क्या पाया जाता है, पार्टिकल पाया जाता है, ठीक है। तो ये बात किन्होंने समझाया, माइकल फैराडे ने ये बात समझाई। सो दिस वाज द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा है, काफी क्वेश्चन पूछते हैं इसमें भी, ठीक है, कि इलेक्ट्रिसिटी के पार्टिकल नेचर के बारे में किसने समझाया और कैसे समझाया, ठीक है। इसमें एक चीज और है, अभी तो हम यहाँ से इसमें डील नहीं करेंगे, लेकिन इफ यू वांट टू नो यू कैन कमेंट मी, ठीक है। तो
इलेक्ट्रोलिसिस के कुछ लॉ दिए उन्होंने, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, अलग अलग टाइप के नियम बताए कि हाउ इलेक्ट्रोलिसिस कैन बी ऑब्जर्व्ड, हाउ इलेक्ट्रोलिसिस टेक्स प्लेस। ये जो चीजें इन्होंने बताई, ठीक है, उसको कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मानते हैं इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन द फील्ड ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। ठीक है, समझ में आता है इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पॉज करके नोट करते रहो। ठीक है, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है बच्चा। आपके खुद के नोट्स होने ही चाहिए, चाहे आप कहीं भी पढ़ो, स्कूल में पढ़ो या किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो आप, whenever you are studying, wherever you are studying, your notes should be with you। ठीक, आपको नोट्स बनाना जरूरी है। आप देखो, करना आपको यह है। इसके बाद माइकल फैराडे का कंट्रीब्यूशन जानने के बाद, माइकल फैराडे ने क्या कंट्रीब्यूट किया कि पार्टिकल पाया जाता है कहां? इलेक्ट्रिसिटी में। जो इलेक्ट्रिसिटी रन करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी वायर में दिखता है, उसमें पार्टिकल होता है। ये बात माइकल फैराडे ने बताई। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये, माइकल फैराडे ने समहाउ ये बताया कि आप प्रेशर का इस्तेमाल करके, हाई वोल्टेज का इस्तेमाल करके किस तरीके से गैस को केपेबल बना सकते हो फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो, द कंसेप्ट वाज गिवन बाय जेम्स क्रुक, ठीक है, बट द कंसेप्ट वाज अप्लाइड प्रैक्टिकली, जिन्होंने अप्लाई किया वो थे माइकल फैराडे। ठीक है, देखो माइकल फैराडे के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो ये है, माइकल फैराडे 6th तक पास थे, मतलब बहुत ज्यादा एलिमेंट्री एजुकेशन, बहुत ज्यादा फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिला था उनको, लेकिन इसके बावजूद जो उनका जो दिमाग था वो एक जीनियस जैसा था। मतलब वो चीजों को देखते थे, वो पढ़ते थे उसको और एक्सपेरिमेंट्स करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से उनको काफी कामयाबी मिली और आप और हम आज उनके बारे में पढ़ रहे हैं। माइकल फैराडे गॉट मोर देन 500 डिस्कवरीज और इन्वेंशंस उन्होंने किया, बहुत सारी चीजें की। ठीक है, देखिए इसके बाद बात करते हैं एटॉमिक मॉडल्स की। एटॉमिक मॉडल्स की, तो एटॉमिक मॉडल्स का एक क्रोनोलॉजी है। देखो, आप बता दो मैं कि एक क्रोनोलॉजी है जिस सीक्वेंस में ये एटॉमिक मॉडल्स दिए गए हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले तो बात करेंगे, देखिए सबसे पहले आए कौन? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन के बाद अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड से पहले एक व्यक्ति थे, आपने पढ़ा होगा उनके बारे में, क्या है उनका नाम? उनका नाम है जे थॉमसन। जे थॉमसन, जे थॉमसन। जे थॉमसन के बाद अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड के बाद नील बोर। नील बोर के बाद आप लिख लो श्रोडिंजर। अब आप एंटर कर चुके हो पार्टिकल फिजिक्स में। ठीक है, श्रोडिंजर और बहुत सारे लोग आए जिन्होंने समझाया कि कौन कौन से ऐसे चीजें हो सकती है, कौन कौन से ऐसे अलग अलग थियरीज हो सकती है जो ये समझाती हैं कि मटेरियल कैसे बना हुआ है और हमारा जो ये वर्ल्ड है वो कैसे बना हुआ है। ठीक है, तो जॉन डाल्टन की थ्योरी आपको समझ में आ गई। जॉन डाल्टन ने क्या बोला, एक बार जॉन डाल्टन पोस्टुलेट, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं जिसको, वो एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, दो यू आर नोइंग दिस, लेकिन तो भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जॉन डाल्टन की जो थ्योरी है, जॉन डाल्टन थ्योरी, ये आप देखिए, जॉन डाल्टन थ्योरी ध्यान से समझिएगा।
जॉन डाल्टन थ्योरी, जिसको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं। पहली बात, सबसे पहली बात क्या बताई इन्होंने कि एटम अल्टीमेट पार्टिकल होता है। जिसको आप और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, अनडिस्ट्रक्टिबल, ठीक है, जिसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। दूसरी बात कि जो एटम है वो जब जुड़ते हैं दूसरे एटम के साथ तो बनता है एलिमेंट। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चा, देखो, जॉन डाल्टन वॉज नॉट बिलीविंग कि मॉलिक्यूल जैसा कुछ होता है, तो एटम और एटम जब जुड़ता है तो एलिमेंट ही बनाया उन्होंने, सीधा मॉलिक्यूल के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कि जॉन डाल्टन की थ्योरी में मॉलिक्यूल का कोई रोल नहीं था। तीसरी बात, इन्होंने ये बोला कि जो एटम है, मतलब जो पार्टिकल्स हैं, केमिस्ट्री में पार्टिकल का मतलब केमिस्ट्री में होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयन, एटम एंड मॉलिक्यूल। इसको हम बोलते हैं पार्टिकल इन द टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री। तो जो पार्टिकल्स हैं, वो जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स, अगर मान लो आपके पास दो टाइप का मटेरियल है, सपोज देखो, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, एक बेसिक सवाल पूछते हैं कि ये है गोल्ड, ठीक, और एक है आयरन। अगर आपसे हम एक सवाल पूछें कि बताइए कितना परसेंट आयरन होता है गोल्ड में, कितना परसेंट आयरन होता है गोल्ड में, तो आंसर ये होगा 0%। 0% होगा ना, क्योंकि अगर गोल्ड है तो गोल्ड होगा, वो गोल्ड एक अलग एलिमेंट है और आयरन एक अलग एलिमेंट है। आप लोगों ने पढ़ रखा है कि एलिमेंट जो होता है वो किसी भी मटेरियल का प्योरेस्ट फॉर्म होता है। मतलब गोल्ड में सिर्फ गोल्ड पाया जाएगा और आयरन में सिर्फ आयरन पाया जाएगा। आयरन में गोल्ड नहीं मिल सकता, गोल्ड में आयरन नहीं मिल सकता। अगर वो चीजें मिल रही हैं तो हम उसको इंप्योरिटी बोलेंगे, मिक्सचर्स बोलेंगे, उसको हम प्योर चीज नहीं बोल सकते, ठीक। तो जॉन डाल्टन ने यही समझाने की कोशिश की कि अगर आप गोल्ड की बात कर रहे हो, ठीक है, तो गोल्ड के पार्टिकल्स जो होंगे वो गोल्ड के पार्टिकल होंगे, ठीक है, और अगर आप आयरन की बात कर रहे हो तो जो आयरन के पार्टिकल होंगे वो आयरन के ही पार्टिकल होंगे। मान लो ये आयरन के पार्टिकल हैं, ठीक, और ये गोल्ड के पार्टिकल हैं, चलो ठीक है, ये लो, ये गोल्ड के पार्टिकल हैं। तो अगर गोल्ड के पार्टिकल हैं और आयरन के पार्टिकल हैं तो इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो ही इनको डिफरेंट बनाता है। मतलब वाई गोल्ड इज गोल्ड ड्यू टू दीज पार्टिकल्स, वाई आयरन इज आयरन ड्यू टू दीज पार्टिकल्स। मतलब पार्टिकल अगर अलग अलग है तो मटेरियल अलग अलग होगा, पार्टिकल अगर सेम है तो मटेरियल सेम होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बोला कि अगर मटेरियल सेम है, क्या लिख दें, फॉर सेम मटेरियल पार्टिकल्स आर सेम एंड डिफरेंट फॉर डिफरेंट एलिमेंट, ठीक, डिफरेंट फॉर डिफरेंट एलिमेंट। मतलब अगर पार्टिकल अलग अलग है तो मटेरियल भी अलग अलग होगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात और जो पूछा जाता है वो ये कि जो जॉन डाल्टन है, जॉन डाल्टन की जो थ्योरी है, जॉन डाल्टन की जो थ्योरी है, जॉन डाल्टन की थ्योरी सारे केमिकल कॉम्बिनेशन की थ्योरी, मतलब इट is applicable for all the theories of chemical combination
ठीक है, जितने भी केमिकल कॉम्बिनेशन की थ्योरी है उन सब के लिए ये एप्लीकेबल है। क्या? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो ये था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट समझ में आ गए होंगे। पहली बात ये कि एटम को नहीं तोड़ सकते, दूसरी बात ये कि एटम जब जुड़ेगा तो सीधा एलिमेंट बनेगा, मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर मटेरियल अलग अलग है तो पार्टिकल भी अलग अलग होंगे, या यूं कहें अगर पार्टिकल अलग अलग हैं तो ही मटेरियल अलग अलग होंगे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि जो जॉन डाल्टन की थ्योरी है, वो जॉन डाल्टन की थ्योरी सारे केमिकल कॉम्बिनेशन की थ्योरी को उन सभी जितने भी थ्योरीज दी गई हैं केमिकल कॉम्बिनेशन को समझाने के लिए, कौन कौन सी? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसके बाद मल्टीपल प्रोपोर्शन, एवोगैड्रोस लॉ, जितने भी लॉ दिए गए हैं थ्रू विच यू कैन अंडरस्टैंड द केमिकल रिएक्शन, वो सारे केमिकल रिएक्शन की जो थ्योरी है वो जॉन डाल्टन की थ्योरी को मैच करती है। मतलब ये जो थ्योरी है उन सबको सपोर्ट करती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। आगे बढ़ रहे हैं, तब तक ये नोट कर लीजिए, आप स्क्रीन पॉज करके नोट करिए। मैं थोड़ा रुक जा रहा हूं ताकि आप नोट कर लें। ओके, हो गया होगा? ठीक, चलो अगली एटॉमिक थ्योरी की बात करते हैं। अगला एटॉमिक थ्योरी है थॉमसन मॉडल। क्या है? थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल, ठीक है, थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल वाज गिवन बाय जे थॉमसन। ये तो नाम से ही क्लियर है, इसको इतना एम्फेसिस करने की जरूरत नहीं है। जे थॉमसन ने दिया इसको। इन्होंने ये बताया, क्या बताया? कि इस थ्योरी को और क्या बोलते हैं? इस थ्योरी को कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल। क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल। दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल या और वाटर मेलन मॉडल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल इसको कहते हैं। ठीक, अब देखो ये क्यों ऐसा बोला जाता है। देखिए, ऐसा इन्होंने ये समझाया कि अगर मान लो आपके पास एक वाटरमेलन है, ये लो, ठीक, ये आपके पास एक वाटरमेलन है। इसमें क्या है, बच्चा यहाँ पे मान लो, चलो ये खाने वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है ये खाने वाला पार्ट, ठीक है, जो गूदा वाला पार्ट होता है। ठीक, इसको आप ऐसा समझ सकते हो, ये जो रेड वाला पार्ट होता है ना, वो रेड वाला पार्ट है। इसको रेड से ही बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई क्या है। ये लो, ये रेड वाला पार्ट, ठीक, रेड वाला पार्ट है ये। तो जो रेड वाला पार्ट है वो खाने वाला पार्ट है, ठीक है, ये। और इसके अलावा जो सीड्स होते हैं ना, वो ब्लैक होते हैं। चलो ठीक है भाई, तो ये जो ब्लैक सीड्स हैं, सीड दिखाई दे रहे हैं ना स्क्रीन पे, सीड्स, ये जो ब्लैक सीड्स हैं। तो ये प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल था। अब इसमें एक चीज समझो आप, वो ये कि ये जो रेड वाला पोर्शन था ना, ये रेड वाला पोर्शन, ठीक है, ये जो बीच में रेड वाला पोर्शन, इसको आप समझ लो कि ये पॉजिटिव चार्ज एरिया है। कैसा एरिया है? पॉजिटिव चार्ज एरिया, ठीक है। अभी तक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की खोज हो गई होगी, है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, इनकी दो पोलैरिटी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव कन्वेंशन वाज परहैप्स गिवन बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव और नेगेटिव जो ये कन्वेंशन है वो दिया, ठीक।
क्यों? क्योंकि इक्वल अमाउंट में ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो कर देते हैं। तो हमारे पास एक वाजिब सा रीजन ये आता है कि पॉजिटिव होना चाहिए और नेगेटिव होना चाहिए, ताकि जब दोनों कंबाइन हो जाएं तो जो नेट रिजल्ट हो वो जीरो हो। इस वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव एरिया और ये जो ब्लैक, आपको ये जो ब्लैक पार्ट दिख रहा है, ये जो सीड वाला पार्ट, वो परहैप्स नेगेटिव रीजन मान सकते हो। ठीक है, अब पॉजिटिव और नेगेटिव रीजन, इसको आप ऐसे समझो, ये जो देखो, अब ये प्लम पुडिंग मॉडल, ये वाटरमेलन मॉडल है, ये इस तरीके से एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया मौजूद रहता है। अब इसको आप एक ऐसे समझो थोड़ा आसान तरीके से, वो ये कि अगर मान लो मैं ऐसा बना देता हूं, देखो एक ऐसा बनाता हूं, ठीक, ये एक ऐसा बनाया मैंने, एक एटम है ये, ठीक, एक एटम है, और एटम को पहले रिजिड और नॉन डिस्ट्रक्टिबल माना जाता था। तो एक आप स्फेरिकल शेप है वो इमेजिन करिए, ठीक है, और उस स्फेरिकल शेप में ये समझिए कि ये जो रेड वाला पोर्शन है, देखो ये जो रेड वाला पोर्शन है वो ऐसे प्लस प्लस है, ठीक, इस तरीके से ये प्लस प्लस है, ठीक, ऐसे प्लस प्लस, और यहीं पर एक ब्लैक रीजन है, ब्लैक रीजन जो माइनस माइनस है, ठीक, ऐसा। हाँ, ये प्लस और माइनस इक्वल अमाउंट में होंगे बेशक, ठीक, लेकिन प्लस और माइनस के बीच में कोई सेपरेशन नहीं, देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन दिस प्लस और माइनस चार्ज, ठीक है। तो ये इनके इस थ्योरी का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक बोल सकते हो या पोस्टुलेट बोल सकते हो, ये कि देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कोई सेपरेशन नहीं था बच्चा, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कोई सेपरेशन नहीं था, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये बताते हैं कि जो एटम का मास है, एटम का जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास। दूसरी बात क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास, ठीक, मास जो है कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास, ठीक है, मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कहीं का मास ज्यादा नहीं है और कहीं का मास कम नहीं है, एटम में हर जगह पर सेम मास है, ठीक है। अभी इसको बताते हैं, समझाते हैं, अभी समझ में आएगा चीजें कि कहां पर जॉन, ये जो जे थॉमसन है वो कहां पर गलत थे, कहां पर सही थे, भी समझ में आएगा धीरे धीरे। यहां तक तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए और नोट करते रहिए, ठीक है, क्योंकि मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूं, ठीक है, और हम लोग ऐसे ऐसे पॉइंट टच कर रहे हैं जो एग्जाम में जिससे क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक। उसको मिस किया आपने, कई बार क्या होता है ना बच्चा, आप ओवरऑल तो पढ़ लेते हो, ठीक है, लेकिन जो बेसिक चीज है ना, मतलब जो बेसिक चीज है कई बार थॉट बेस्ड होती हैं वो, तो वो सारी चीजें आप छोड़ देते हो, तो मैं उसमें आपको हेल्प कर सकता हूं, ठीक है। देखो क्या है, यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया दोनों है, ये वाला जो स्फीयर बनाया मैंने वो देखिए आप ध्यान से, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया दोनों है। इन्होंने बोला है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब हर जगह का मास सेम है, मास कहीं पर भी ज्यादा नहीं है और कहीं पर भी कम नहीं है। और तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इन्होंने ये बताई थी वो ये कि, देखिए ध्यान से सुनिए, तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज ऑफ एन एटम इज जीरो। नेट चार्ज कितना है एटम का, जीरो है, जीरो है, मतलब यह हुआ कि देखो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, अगर जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव होगा तो प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। मान लो आपके पास 2 करोड़ इलेक्ट्रॉन है और 2 करोड़ प्रोटॉन है, तो नेट चार्ज कितना हुआ, जीरो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, क्योंकि जितना चार्ज प्रोटॉन के पास है उतना ही इलेक्ट्रॉन के पास है। हाँ, पोलैरिटी दोनों की अपोजिट है, इसी वजह से कैंसिल हो रहा है। तो नेट चार्ज एटम का जीरो है, पहली बात। दूसरी बात,
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मास, और तीसरी बात कि जो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस हैं उनमें कोई सेपरेशन नहीं है। देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, नो सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर मैं लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत मत हो। नो सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। इतनी बात समझ में आती है। ये था थॉमसन मॉडल। अब देखो इसमें ड्रॉबैक समझो। ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि आप कह रहे हो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो करते हैं, ठीक है, वो अच्छी बात है, वो एकदम सही बात है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और जो नेट चार्ज है वो जीरो होगा, इसमें हम कोई दिक्कत नहीं है हमको, ठीक है, नेट चार्ज जीरो है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप जो कह रहे हो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, आपको पता है कि अभी आपको पता है, मतलब एट दैट टाइम शायद उनको नहीं पता होगा, बट अभी हमको पता है कि जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन से भारी होता है ना। प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से हैवियर होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, और 90% से ज्यादा मास जो है एटम का, इट इज कंसंट्रेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ओनली। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉजिटिव चार्ज एरिया है उसका मास नेगेटिव चार्ज एरिया से ज्यादा है। तो मैं क्या ऐसा कह सकता हूं क्या कि मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है? बिल्कुल नहीं कह सकता। मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है भाई, कहीं पर ज्यादा है और कहीं पर कम है, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात वो ये कि नो सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। हाँ भाई, ये बात इन्होंने बताई थी, जो कि सही थी कि गलत थी वो आप बताइए। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन नहीं होता बोल रहे हैं। दिस वॉज ऑल्सो रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? क्योंकि आपको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, एंड दे आर टुगेदर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। तो जब न्यूक्लियॉन की बात हम करते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियॉन बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। दिस इज द केस। हमको अभी तक जो एटम का स्ट्रक्चर पता है वो बेसिक यही है, ठीक है, मोटा मोटा यही है कि एक पॉजिटिव चार्ज एरिया होता है, वो पॉजिटिव चार्ज एरिया बहुत छोटा होता है साइज में, लगभग लाख गुना छोटा होता है एक एटम से। एटम का अधिकतर पार्ट खाली होता है। ये सारी चीजें हम रदरफोर्ड मॉडल में देखेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं जनरल आइडिया अभी तक हमको क्या क्या पता है एटम के बारे में। तो अगर वहां से आप सोचें तो दिस पॉइंट वाज आल्सो इनवैलिड, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारा ड्रॉबैक था किसमें? थॉमसन मॉडल में, ठीक है। डाल्टन थ्योरी में कौन सी ड्रॉबैक थी? वो तो बात समझ में आ गई कि उन्होंने तो सीधा बोला कि एटम को आप तोड़ ही नहीं सकते, और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सीधा सीधा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा है, ठीक। तो वो तो ड्रॉबैक है ही। जो थॉमसन मॉडल का ड्रॉबैक है वो ये है, इन्होंने ये बोला कि चार्जेस सेपरेट, चार्जेस यहां पे सेपरेट नहीं होते, मतलब पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया एक दूसरे में इंटरमिक्स्ड होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। रियल केस में ऐसा नहीं होता। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास नहीं होता। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस का मास बढ़ा देते हैं, और इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का मास काफी ज्यादा होता है। इसकी एक पोस्टुलेट थॉमसन मॉडल का जो सही है वो ये कि नेट चार्ज एटम का क्या है? जीरो है, ठीक। नेट चार्ज क्या है? जीरो। इसको कैसे लिखा हुआ है बुक में? एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। इलेक्ट्रिकली कैसा है? न्यूट्रल है। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपको अगर ये पूछेगा कोई, बताओ एटम और आयन के बीच में अगर डिफरेंस करना है तो कौन सा एटॉमिक मॉडल आपको डिफरेंस बताता है एटम और आयन के बीच में? तो आंसर होगा थॉमसन मॉडल। क्यों? क्योंकि थॉमसन मॉडल कहता है कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मतलब अगर आप लिखते हो कैल्शियम, देखो ध्यान समझो क्या बोल रहा हूं मैं। अगर आप लिखते हो कैल्शियम लिखते हो, तो कैल्शियम के ऊपर अगर मैं पूछूं कि कैल्शियम में नेट चार्ज कितना हो, तो आप बोलोगे जीरो होता है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होगा 20, ठीक, और एटॉमिक मास होगा 40। तो अगर कैल्शियम में पूछूं कि बताओ कितने प्रोटॉन है, तो 20 प्रोटॉन है, और कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 20 इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर चार्ज नहीं है। तो आप कौन सा मॉडल के कंसेप्ट लगा रहे हैं यहां?
बेसिकली आप लोग ये थॉमसन मॉडल ही यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। जब चीजें आयन में कन्वर्ट होती हैं तो आयन में क्या होता है, एटम से इलेक्ट्रॉन या तो चले जाते हैं या उसमें आ जाते हैं। मतलब प्रोटॉन से ज्यादा नंबर अगर होंगे इलेक्ट्रॉन की, तो अगर ज्यादा हो गया तो चीजें नेगेटिव चार्ज हो जाएंगी, और अगर कम हो गया तो चीजें पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगी। इस तरीके से जन्म होता है एक आयन का। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन is properly understood if you are understanding this Thomson model। समझ में आता है इतना? ये स्क्रीन पॉज करिए, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। रदरफोर्ड मॉडल बताते हैं आपको, ठीक है? रदरफोर्ड मॉडल क्या बोलता है और कैसे कैसे इन्होंने क्या क्या चीजें ढूंढी और कैसे कैसे किया वो देखते हैं, ठीक? ये नोट किया क्या? नोट कर लीजिए इसको, ठीक है? नोट हो गया होगा अब तक। मैं आगे बढ़ रहा हूं। ओके, ठीक। बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल की। अर्नस्ट रदरफोर्ड या अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इसको आप ई रदरफोर्ड कह सकते हैं। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड क्या बताते हैं? अर्नेस्ट रदरफोर्ड बताते हैं पहली बात कि वो ये कि ये बताते हैं कि अगर एक एटम है तो एटम में दो हिस्से हैं, एक हिस्सा है पॉजिटिव चार्ज एरिया, ठीक, और एक है नेगेटिव चार्ज एरिया, ठीक। एक पॉजिटिव चार्ज एरिया और एक नेगेटिव चार्ज एरिया। लेटर ऑन दिस पॉजिटिव चार्ज एरिया कॉल्ड एज न्यूक्लियस, और इसको हम इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो ये बात इन्होंने बताई कि रदरफोर्ड ने ये बताया कि पॉजिटिव चार्ज एरिया और नेगेटिव चार्ज एरिया एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। और ऐसा डिस्टेंस नहीं, काफी डिस्टेंस होता है, क्योंकि एटम काफी बड़ा होता है एज कंपेयर टू न्यूक्लियस, इसलिए बहुत छोटा सा पार्ट जो एटम का पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो खाली होता है एटम का। अभी लेटर ऑन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे रदरफोर्ड मॉडल में क्या क्या चीजें बताई गई। देखिए, तो ये एक जो पहला पोस्टुलेट था वो ये कि पॉजिटिव चार्ज एरिया और नेगेटिव चार्ज एरिया एक दूसरे से सेपरेटेड होता है, ठीक। तो ये बात तो इन्होंने बताई कि पॉजिटिव चार्ज एरिया और नेगेटिव चार्ज एरिया एक दूसरे से सेपरेटेड होता है। मतलब इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो। देखो, मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज एरिया हो गया और ये एक नेगेटिव चार्ज एरिया हो गया, और इन दोनों के बीच में एक कुछ डिस्टेंस है। देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर बेशक अट्रैक्शन भी होगा, तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है वो इस एटम को स्टेबल बनाए रखता है, या यूं कहें वो इस एटम को कैसे एटम एग्जिस्ट कर रहा है वो आपको समझाने में हेल्प करेगा, ठीक। तो ये चीजें इंटरेस्टिंग है, ये चीजें आप समझिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। रदरफोर्ड ने एक बात और बताई कि इलेक्ट्रॉन जो है, जो नेगेटिव चार्ज एरिया है, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, वो इलेक्ट्रॉन एक इस तरीके से पाथ होता है, इसको हम कहते हैं ऑर्बिट। इसके बारे में जानते हो बच्चा आप पहले से, ऑर्बिट कहते हो, इसी को शेल कहते हो, ठीक है, शेल कहते हो। इसी को एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हो, ठीक। तो ये है ऑर्बिट या शेल, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज एरिया, जिसको लेटर ऑन न्यूक्लियस का नाम दिया। और न्यूक्लियस भी रदरफोर्ड ने ही ढूंढा, न्यूक्लियस के बारे में रदरफोर्ड ने ही बताया। और इन्होंने ये भी बताया कि न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, एटम का साइज क्या होता है, हाइड्रोजन एटम का साइज कितना है, वो सारी चीजें भी इन्होंने बताई। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन किसी शेल में घूम सकते हैं, यह भी बात इन्होंने बताई। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
which can revolve in a shell, in a shell। बताओ कितने? आपको पता है ये बात, आपने काफी पहले पढ़ा हुआ है, लोअर क्लासेस में पढ़ा है आपने, 2n² पढ़ा है। 2n² वो वैल्यू है जहां पर ये जो n है, ये n क्या है? n है शेल। n क्या है? शेल, शेल, ठीक। और 2n² अगर आप करोगे तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा विच कैन रिवॉल्व इन अ पर्टिकुलर शेल, इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में या किसी पर्टिकुलर शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं, ये कौन बताया? रदरफोर्ड ने बताया, ठीक। काफी पहले रदरफोर्ड ने बताया। रदरफोर्ड के नाम एक चीज और चीज बहुत बड़े मतलब कॉन्सेप्ट का कंट्रीब्यूशन जाता है, वो ये रदरफोर्ड डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। इन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया कि एटम के भीतर एक पॉजिटिव चार्ज वॉल्यूम होता है। देखो एरिया नहीं बोलेंगे बच्चा उसको, क्यों? क्योंकि 3 डायमेंशनल है, तो सिंस इट इज 3 डायमेंशनल तो हम उसको वॉल्यूम बोलेंगे, ठीक है। तो वो जो वॉल्यूम है, एक पॉजिटिव चार्ज वॉल्यूम या पॉजिटिव चार्ज जो स्पेस है, वो जो स्पेस है उसको न्यूक्लियस के नाम पे उजागर किया किसने? पहले हम चीजों को अलग अलग नहीं समझ रहे थे, अभी तक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एरिया को अलग अलग नहीं बताया जा रहा था, सेपरेशन नहीं था। रदरफोर्ड के आने पर यह बात क्लियर हुई कि पॉजिटिव चार्ज एरिया और नेगेटिव चार्ज एरिया एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर रहते हैं और इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी होता है, ठीक। तो ये बात क्लियर हो गई कि पॉजिटिव चार्ज एरिया और नेगेटिव चार्ज एरिया सेपरेटेड होते हैं, ठीक। इन्होंने ये बताया कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं किसी दिए गए शेल में, 2n²। और इन्होंने जैसे 2n² को अगर आप अप्लाई करोगे तो you'll get what? You'll get 2, 8, 8, 18, 18, 32, ठीक है। या यूं कहें 2, आप अगर n = 1 रखेंगे तो 2, n = 2 रखेंगे तो 8, अगर 3 रखेंगे तो 18, 4 रखेंगे तो 32। तो लाइकवाइज आप ये पता लगा सकते हैं कि किसी दिए गए पर्टिकुलर शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रिवॉल्व कर सकता है, ये आप पता लगा सकते हैं। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, फिर मैं आगे आपको बताता हूं कि डिस्कवरी कैसे हुई न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस की डिस्कवरी इन्होंने कैसे की, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे की, और उस डिस्कवरी से इन्होंने क्या क्या चीजें कंक्लूड की। और अभी जो हम प्रेजेंट नॉलेज में जानते हैं, हमारे पास जो नॉलेज है वो ये कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है और एटम में कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको धीरे धीरे क्लियर होंगी, ठीक। इसको आप स्क्रीन पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए, ठीक। जो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, देखिए डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में पहले से आप जानते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड और मार्सडेन नाम के और भी वैज्ञानिक थे, उनके स्टूडेंट थे परहैप्स। तो इन्होंने गोल्ड फॉइल लिया, गोल्ड फॉइल, ये जो गोल्ड फॉइल थी काफी पतली रही होगी, गोल्ड की जो फॉइल है, ठीक। ये जो गोल्ड की फॉइल है बहुत पतली रही होगी, बेहद पतली, मतलब मिलीमीटर से भी नीचे रहा होगा इसका जो ऑर्डर है, ठीक। तो ये जो गोल्ड की फॉइल थी इन्होंने लिया, और गोल्ड की फॉइल के ऊपर क्या किया इन्होंने, गोल्ड की फॉइल पर इन्होंने अल्फा पार्टिकल डाला। क्या डाला? अल्फा पार्टिकल डाला, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल डाले ऐसे। कौन क्या डाला? अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल।
तो जब अल्फा पार्टिकल डाला तो इनको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पता चली, वो आपको बताता हूं मैं। देखिए रदरफोर्ड का सेटअप कुछ इस तरीके से रहा होगा, ठीक। ये एक गोल्ड फॉयल, ठीक। इसके बाद इस गोल्ड फॉयल में ऑब्वियसली गोल्ड 79 प्रोटॉन्स कैरी करता है, 79 इलेक्ट्रॉन्स कैरी करता है। तो इस तरीके से एटम रहा होगा, ठीक। जब आप इसको जूम करते हो, मैं एक एटम बाहर निकाल के अगर आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये एक एटम है किसका? गोल्ड का। और एक और चीज वो ये, रदरफोर्ड ने, इन्होंने यहां पर एक ऐसी प्लेट लगाई होगी शायद, जिसमें अगर कोई पार्टिकल टकराए तो उसमें निशान बने, ठीक। तो जब इन्होंने अल्फा पार्टिकल डाला, देखो देखो ध्यान से देखना ना, अल्फा पार्टिकल जब डाला इन्होंने तो ये कुछ इस तरीके से इनको मिला होगा, यहां से गया होगा यूं, यहाँ पे निशान बन गया होगा, इधर से गया होगा निशान बना होगा, गया होगा निशान बना होगा, इधर से निशान बना होगा, यहाँ पे इधर निशान बना होगा, ऐसे इस तरीके से बहुत सारे निशान ऐसे बने होंगे, ठीक। ऐसे बहुत सारे निशान बने। और कुछ एक जो रेस थी वो ऐसे जाती थी तो इधर मुड़ गई ये मुड़ गई, ऐसे मुड़ गई, ये मुड़ गई, ऐसे। और जो एक मतलब आउट ऑफ 8000 कोई एक ऐसी रे रही होगी जो ऐसी गई होगी, देखो यूं ऐसे गई होगी, ऐसे ऐसे गई, ऐसे मुड़ गई इधर। और एक कोई रे अगर ऐसी गई है यहां से रिटर्न, देखो देखो यहां पे टर्निंग दिख रही है आपको। तो ये जो चीज है, ये चीज रदरफोर्ड को उन्होंने बहुत ऑब्जर्व किया होगा। तो भाई उन्होंने ये सोचा होगा कि अगर 8000 रेज में डाल रहा हूं और अगर 8000 में 7999 रेज, 7999 रेज जा रही हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है जाने में, तो ऐसा क्या दिक्कत है कि एक रे सीधा सीधा उसी पाथ में मुड़ जा रही है। तो उन्होंने अंदाजा लगाया होगा कि यहां पर हो ना हो कुछ ऐसी चीज है जो मेरे भेजे गए, हाँ यहां पर कुछ हो ना हो ऐसी कोई चीज है जो मेरे भेजे गए अल्फा पार्टिकल से ज्यादा भारी है, पहली बात, ठीक। पहली बात उन्होंने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो मैं भेज रहा हूं वो कौन सा चार्ज है, अल्फा पार्टिकल कौन सा चार्ज है। तो रदरफोर्ड को शायद उनको ये पता होगा कि जो अल्फा पार्टिकल है वो हीलियम का न्यूक्लियस है, और हीलियम का न्यूक्लियस होने की वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन अगर नहीं है तो अगर उसको न्यूट्रल होना है, मतलब एक एटम अगर न्यूट्रल उसको रहना है, अगर पॉजिटिव चार्ज ही है सिर्फ, तो अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव चार्ज रेडिएशन है या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, जो मैं भेज रहा हूं पॉजिटिव चार्ज है। तो इनको यह पता रहा होगा कि पॉजिटिव चार्ज भेज रहा हूं, तो जब पॉजिटिव चार्ज भेज रहा हूं और रिपेल हो रहा है, इसका मतलब हो ना हो यहां पे भी कैसा है, यहां पे भी कुछ ऐसा है जो क्या हो, पॉजिटिव चार्ज। पहली बात तो ये इन्होंने ऑब्जर्व किया। दूसरी बात ये ऑब्जर्व की कि बहुत सारी रेज सीधी सीधी चली गई, मोस्ट ऑफ द रेज गॉन अनडेविएटेड। तो बहुत सारे रेज अनडेविएटेड जब चली गई तो इससे इन्होंने ये कंक्लूड किया कि बहुत सारी रेज अगर सीधी चली गई तो उनको कोई रिपल्शन, कोई अट्रैक्शन नहीं मिला, मतलब इस इनके रास्ते में कोई भी पार्टिकल नहीं आया, मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। ये तो बात इन्होंने कंक्लूड की। एक और बात कंक्लूड की होगी वो ये कि जो अल्फा पार्टिकल हम भेज रहे हैं, अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रही है सीधी, कुछ छोटे एंगल्स पर डेविएट हो गई, कुछ बड़े एंगल्स पर डेविएट हो गई। मतलब इन्होंने ये बात समझा होगा कि यहां पे हो ना हो कोई ऐसा पार्टिकल है जो मेरे भेजे गए पार्टिकल से ज्यादा भारी है, पहली बात, और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज एरिया है। लेटर ऑन यही पॉजिटिव चार्ज एरिया बाद में किस नाम से जाना गया, न्यूक्लियस के नाम से जाना गया। इसी को हम बाद में क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियस बोल देते हैं, ठीक। रदरफोर्ड इन्होंने न्यूक्लियस का साइज बताया, पहले एटम का साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम,
कितना 10⁻⁻10 मीटर, एक तो ये, और साइज ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का साइज बताया 10⁻⁻15 मीटर। ठीक, मतलब अगर आप ऐसे इमेजिन करो, अगर आप एक फुटबॉल ग्राउंड में हो और फुटबॉल ग्राउंड में जो ग्राउंड है वो एटम इमेजिन करो और जो फुटबॉल है वो आप न्यूक्लियस इमेजिन करो। ठीक है, तो इतना बड़ा साइज होता है एटम का और इतना छोटा होता है न्यूक्लियस। इसको क्रिकेट ग्राउंड भी बोल सकते हो आप, क्रिकेट ग्राउंड जितना बड़ा एटम, और क्रिकेट की जो बॉल होती है वो हमारा न्यूक्लियस। तो हाइड्रोजन एटम के लिए इन्होंने ये बताया कि एटम का साइज और न्यूक्लियस के साइज में ऑलमोस्ट लाख का अंतर होता है, मतलब 1 लाख टाइम्स बड़ा होता है। कौन? एटम, और जो न्यूक्लियस होता है वो काफी छोटा होता है। तो ये बात इन्होंने बताई, किसने? रदरफोर्ड ने। तो मैं आपको एक बार ओवरऑल बता देता हूं क्या क्या हमने देखा इसमें। वो ये देखा पहले तो ये कि रदरफोर्ड का जो थ्योरी स्टार्ट हुआ, उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि पॉजिटिव चार्ज एरिया और नेगेटिव चार्ज एरिया के बीच में डिफरेंस है, मतलब देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एरिया एंड नेगेटिव चार्ज एरिया। मतलब आप ध्यान से सुनो, आप वो जो ड्रॉबैक था किसका? थॉमसन मॉडल का, कि पॉजिटिव चार्ज एरिया और नेगेटिव चार्ज एरिया एक ही जगह पर है, वो इन्होंने हटा दिया, उस ड्रॉबैक को इन्होंने हटा दिया। ठीक, एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है रदरफोर्ड का कि पॉजिटिव चार्ज एरिया के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो कैसे घूमते हैं, हाउ स्टेबिलिटी कम्स। ठीक है, तो वो उसके बारे में हम करेंगे बात। ठीक है, अभी फिलहाल ये समझो, तो पॉजिटिव चार्ज एरिया और नेगेटिव चार्ज एरिया के बीच में डिफरेंस है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं इन अ शेल, इन अ ऑर्बिट, इन अ एनर्जी लेवल, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो पॉसिबल है किसी ऑर्बिट में वो है 2n²। ठीक, तो ये बात इन्होंने बताई। उसके बाद रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया एक पॉजिटिव चार्ज वॉल्यूम, एक पॉजिटिव चार्ज स्पेस इन एन एटम। इसके लिए इन्होंने गोल्ड का फॉइल लिया, गोल्ड का एटम इन्होंने स्टडी किया, और यहां पर इन्होंने एक स्क्रीन रखा, उस स्क्रीन को कहते हैं फॉस्फोरेसेंट प्लेट। जनरली वो ZnS मतलब जिंक सल्फाइड की प्लेट रही होगी। जिंक सल्फाइड की प्लेट का क्या काम है कि आने वाली जो रेज है, जो आने वाली रेज हैं, यहां से जो आने वाली रेज हैं, मतलब बहुत सारी रेज ऐसे आई होंगी, तो जो आने वाली रेज हैं वो कहां कहां पर निशान बना रही हैं वो दिखाते हैं। मतलब जब इसके ऊपर आप चीजें, इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन या कोई पार्टिकल जब से पड़ता है तो वो चमकती है चीज, तो उसको फॉस्फोरेसेंट प्लेट बोलते हैं। तो जब रदरफोर्ड ने देखा होगा कि इसके सामने में कोई निशान नहीं बना, इसका मतलब समझ में आ गया कि यहां तक कोई पार्टिकल, यहां तक कोई रेडिएशन पहुंच नहीं पाया। तो ये बात इन्होंने बताई, इतनी बात इन्होंने समझाया। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस समझाया, साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम समझाया कि एटम, साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होता है। उसके बाद न्यूक्लियस का साइज कितना होता है सॉरी, ये समझाया। ये सारी चीजें इन्होंने समझाई। रदरफोर्ड का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था वो ये कि रदरफोर्ड ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि एटम में स्टेबिलिटी कैसे आती है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो घूमता है वो कैसे घूमता है, और इतना स्टेबली कैसे, इतना स्टेबल मतलब रह के, या ये यूं कहें कि इतने स्टेबिलिटी के साथ कैसे घूम पाता है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसको घुमाए रखती हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ये आप तब तक नोट कर लीजिए। उसके बाद इसको हम आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि एटम की स्टेबिलिटी क्या है। हम जब किसी एटम को स्टेबल कहते हैं तो वो क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है वो बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट आर द मोस्ट अनस्टेबल एलिमेंट, क्योंकि उनमें हाफ लाइफ पीरियड होता है, हाफ लाइफ पीरियड के बाद वो दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और रेडियो एक्टिविटी क्या है वो चीज वो बताएंगे, और ये बताएंगे कि रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो एटम की स्टेबिलिटी कैसे रिटेन नहीं कर पाया, और कौन सा ऐसा थ्योरी है जो इनका इस ड्रॉबैक को दूर किया। नील बोर, ऑफ कोर्स नील बोर ने ये ड्रॉबैक दूर किया, कैसे दूर किया वो चीज हम आपको समझाएंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं।